प्यारे बच्चों, आई एम नवीन कुमार सिंगला फ्रॉम आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जलालाना डिस्ट्रिक्ट सिरसा। बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर आनुवंशिकता भाग 3 यानी हेरिडिटी पार्ट 3। आज की वीडियो में मेन हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे या सीखने के उद्देश्य रहेंगे वो क्या हैं। फर्स्ट है डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को कैसे परफॉर्म किया जाता है। युग्मकों का निर्माण यानी जब भी हम कोई क्रॉस करते हैं तो उसमें गैमीट फॉर्मेशन कैसे होती है, किस तरह से गैमीट बनते हैं, कितनी तरह के गैमीट बनते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम यानी मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ऑर्गेनिजम्स में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट है बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसे हम द्विसंकर संकरण भी कहते हैं। द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? हमने पढ़ा था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि एक ऐसा क्रॉस जिसमें एक समय में एक ही लक्षण या कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड। तो यहाँ क्या हो गया? डाई, डाई मतलब दो। डाई हाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें एक टाइम में हम दो कैरेक्टर्स या लक्षणों को एक साथ स्टडी करते हैं तो उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ हमने जो दो कैरेक्टर लिए हैं या दो लक्षण लिए हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो हमने यहाँ लिया है बीज का आकार यानी शेप ऑफ द सीड। सीड जो है या तो राउंडेड होते हैं यानी गोल होते हैं, या कुछ सीड जो हैं वो झुर्रीदार या रिंकल्ड होते हैं। तो एक हमने जो लक्षण लिया है वो सीड का आकार या शेप ली है, और दूसरा हमने जो है वो बीज का रंग जो है, कुछ बीज जो हैं वो येलो रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, और कुछ जो हैं वो ग्रीन कलर यानी हरे रंग के होते हैं। तो दो लक्षणों को हम एक साथ अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आपको मैंने बताया था मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले वो क्या लेता था बच्चों? पेरेंटल जनरेशन, माता पिता जो है उसने कौन से लिए? तो उसने जो माता पिता लिए वो लिए गोल और हरे बीज वाला पौधा, और दूसरे जो पेरेंट को लिया वो लिया झुर्रीदार और पीले बीज वाला। और बच्चों हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी हम कोई भी क्रॉस करते हैं तो उसको हम कहाँ से शुरू करते हैं? मेंडल ने जो भी क्रॉस स्टार्ट किया, पेरेंटल जो लिया उसने, वो हमेशा समयुग्मीय यानी होमोजाइगस पेरेंट्स जो हैं वो लिए। तो यहाँ उसने जो है जो पहला पेरेंट है वो लिया गोल बीज और हरे बीज वाला पौधा। तो गोल बीज के लिए जो जीन्स थे वो कौन से थे? कैपिटल आर, कैपिटल आर। और हरे बीज के लिए उसमें थे स्मॉल वाई, यानी उसका जीनोटाइप क्या था? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। उस प्लांट को क्रॉस किया किसके साथ? झुर्रीदार यानी स्मॉल आर, और पीले बीज जो है यानी कैपिटल वाई के साथ क्रॉस किया। तो बच्चों सबसे पहले क्या बनता है? गैमीट्स यानी युग्मक। तो युग्मक जो बनेंगे यहाँ पर वो कौन से बनेंगे? देखो हमने एक किया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पिछले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे मेंडल ने एक लॉ दिया था, पृथक्करण का नियम जिसे हमने कहा था। तो उसमें हमने कहा था कि एक ही लक्षण के जो दो जीन हैं उनमें से एक ही जीन जो है वो गैमीट में जाएगा। ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, एक साथ नहीं जाते ये। इसी तरह से स्मॉल वाई जो है ये भी अलग अलग हो जाएंगे, और इनमें से भी सिर्फ एक ही जीन जो है वो गैमीट में यानी युग्मक में जाएगा। तो हमारे पास देखो यहाँ से एक आना है कैपिटल आर में से, और कैपिटल वाई में से एक आना है। तो कैपिटल आर में से चाहे ये आए चाहे ये वाला आए तो क्या आएगा? कैपिटल आर आएगा। और स्मॉल वाई में से जो आएगा वो स्मॉल वाई आएगा। तो यहाँ जो गैमीट बनेंगे इस पेरेंट में वो होंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। लेकिन दूसरे में अगर हम देखें तो यहाँ से जो जीन आएगा वो कौन सा होगा? कैपिटल आर में से एक ही आना है, तो कोई भी आए तो वो कौन सा होगा? स्मॉल आर। और कैपिटल वाई में से एक ही जीन आना है तो वो कौन सा होगा? कैपिटल वाई।
तो ये गैमीट जो है यहाँ पे बनेंगे। एक पेरेंट ने बनाया कैपिटल आर स्मॉल वाई, जबकि दूसरे ने बनाया स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब दोनों की क्या होगी? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होगा। तो निषेचन से क्या होगा? क्या आ गया बच्चों? देखो जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल आर इधर से आया, स्मॉल आर इधर से आया, तो क्या बन गया? कैपिटल आर स्मॉल आर। एक से कैपिटल वाई आया, दूसरे से स्मॉल वाई आया, तो क्या बन गया? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी जो प्रथम संतति या फर्स्ट फिलियल जनरेशन आई वो कौन सी आई? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी जितने भी पौधे थे जो प्रथम संतति या फर्स्ट फिलियल जनरेशन में, उसने क्या देखा कि उनके सबके बीज गोल और पीले थे। इससे हमें ये पता चलता है कि जो गोल बीज वाला जीन है यानी राउंड वाला जो कैपिटल आर जो जीन है वो प्रभावी जीन है और स्मॉल आर जो है वो अप्रभावी है। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों हैं, लेकिन प्रभाव किसने शो किया? राउंडेड ने किया, आर ने किया। इसी तरह से वाई और स्मॉल वाई, वाई जो है वो येलो के लिए है और स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन के लिए है। तो वाई ने अपना इफेक्ट शो किया, तो इसका मतलब वाई जो है वो डोमिनेंट या प्रभावी जीन है और स्मॉल वाई जो है वो अप्रभावी जीन है। उसके बाद मेंडल ने क्या किया बच्चों? जो F1 जनरेशन आई, कौन सी आई F1 जनरेशन? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इनको आपस में ही क्रॉस कर दिया, यानी सेल्फ पॉलिनेशन इनकी करवाई गई। आपस में क्रॉस किया तो क्या होगा बच्चों? देखो गैमीट फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। गैमीट कौन से बनेंगे? अभी देखो आप, गैमीट फॉर्मेशन में आपको बता रहा हूँ कि अब कैपिटल आर और स्मॉल आर में से, दोनों में से सिर्फ एक ही जीन गैमीट में यानी युग्मक में जाएगा। इसी तरह से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में से भी एक ही जीन जो है वो युग्मक में जाएगा। तो अब देखो, अगर इधर से कैपिटल आर आता है तो इधर से क्या आ सकता है उसके साथ? क्योंकि एक इधर से जीन आना है युग्मक में और एक इधर से आना है बच्चों, ये ध्यान रखना है। ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे आर वाले, और दोनों वाई वाले एक साथ नहीं आएंगे। एक जीन इधर से और एक जीन इधर से आना है। तो यहाँ से अगर कैपिटल आर आता है, देखो बच्चों, अगर यहाँ से कौन सा आता है? कैपिटल आर। ये देखिए यहाँ कैपिटल आर अगर ये आता है तो इधर से तो उसके साथ कैपिटल वाई भी तो आ सकता है, और उसके साथ कैपिटल आर के साथ क्या आ सकता है? स्मॉल वाई भी आ सकता है। यानी दो पॉसिबिलिटी हो गई आर के साथ, या तो आर के साथ क्या आएगा? कैपिटल वाई, या आर के साथ क्या आएगा? स्मॉल वाई। इसी तरह से फिर स्मॉल आर जो है उसके साथ क्या आ सकता है? कैपिटल वाई भी आ सकता है और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। तो चार पॉसिबिलिटी या चार तरह के गैमीट यहाँ पर बनेंगे। तो बच्चों कितनी तरह के गैमीट बन रहे हैं यहाँ पे? चार तरह के गैमीट बन रहे हैं। इसी तरह इसमें भी अगर हम देखें तो चार तरह के गैमीट यहाँ भी बनेंगे। और जो चार चार तरह के दोनों पेरेंट्स के गैमीट बने उसे हमने कहाँ रखा? पुनेट स्क्वायर में। अब पुनेट स्क्वायर में देखो चार जो गैमीट हैं, एक तरफ के, एक पेरेंट के चारों गैमीट्स हमने यहाँ लिख लिए और दूसरे पेरेंट के चारों गैमीट्स हमने यहाँ लिख लिए। अब क्या होगा? निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। अगर ये दोनों फर्टिलाइज करते हैं, ये वाला और ये, तो क्या बनेगा? देखो बच्चों, इधर से क्या आ रहा है? कैपिटल आर, और इधर से भी क्या आ रहा है? कैपिटल आर। तो क्या आ गया यहाँ पे? कैपिटल आर कैपिटल आर। दूसरा कौन सा आ रहा है यहाँ से? कैपिटल वाई, और यहाँ से कौन सा आ रहा है? कैपिटल वाई। तो क्या बनेगा? कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसी तरह से अगर इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है, कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो क्या बनेगा? कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है अगर इन दोनों की, तो क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। देखो एक से कैपिटल आर आ रहा है और एक से स्मॉल आर, लेकिन दोनों से कैपिटल वाई आ रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि टोटल कितने कम्बिनेशंस बन गए? 16 कम्बिनेशंस जो हैं ये आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये क्या बनाया हमने? पुनेट स्क्वायर बनाया। और कितने कॉम्बिनेशन बने टोटल? 16 तरह के जीनोटाइप यहाँ पे बनेंगे। तो बच्चों इनमें से जो ये 16 तरह के जीनोटाइप बने हैं, इनमें कुछ पौधे तो ऐसे होंगे जिनमें कैपिटल आर, कम से कम एक कैपिटल आर जीन होगा, और दूसरा उसके साथ कैपिटल वाई जीन भी जो है वो प्रेजेंट होगा। दूसरा चाहे कुछ भी हो, आर के साथ दूसरा कैपिटल आर हो, स्मॉल और हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम से कम एक कैपिटल आर
और एक कैपिटल वाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इस तरह के कुछ पौधे बनेंगे। कुछ ऐसे बनेंगे जिसमें कैपिटल आर तो है, कैपिटल आर तो है, लेकिन कैपिटल वाई नहीं है। दोनों ही वाई जो हैं वो क्या हैं, वो स्मॉल वाई हैं। दोनों वाई क्या हैं, स्मॉल वाई हैं। यानी कैपिटल आर है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है। कुछ ऐसे बनेंगे जिसमें कैपिटल आर नहीं है, दोनों ही क्या हैं, स्मॉल आर हैं, लेकिन कम से कम एक कैपिटल वाई जो है वो उसमें पाया गया है। और कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें कोई कैपिटल आर या कोई कैपिटल वाई नहीं है, सारे ही रिसेसिव यानी अप्रभावी जीन उसमें प्रेजेंट है। तो बच्चों आओ देखें हम कि किसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई किस किस में है। एक, इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर यहाँ भी है। 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल कितने हो गए बच्चों, जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों हैं वो हमारे पास हो गए 9। 9 जो हैं वो प्लांट्स ऐसे मिले 16 में से जिसमें कैपिटल आर भी है। अगर कैपिटल आर आ गया तो इसका मतलब गोल होगा, वो राउंडेड के लिए जीन है उसमें। और कैपिटल वाई आ गया तो उसका रंग क्या होगा, पीला। तो गोल और पीले बीज वाले पौधे हमें 16 में से कितने मिले, 9। दूसरा आप देखो जिसमें कैपिटल आर तो है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, जैसे ये वाला हो गया, 1, 2 और 3। ये 3 पौधे जो हैं वो ऐसे हैं जिसमें कैपिटल आर है। कैपिटल आर है तो इसका मतलब वो कैसा होगा, गोल होगा, लेकिन उसमें कैपिटल वाई नहीं है, दोनों स्मॉल वाई हैं, तो उसके बीज हरे रंग के होंगे। यानी इस तरह के पौधे हमें कितने मिले, 3। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें कैपिटल आर नहीं है लेकिन कैपिटल वाई है, तो वो कौन सा है, 1, 2, क्रॉस लगा रहा हूँ मैं, और 3। ये 3 पौधे ऐसे हैं जिसमें कैपिटल आर नहीं है लेकिन कैपिटल वाई है। तो वो कैसे होंगे, कैपिटल आर नहीं है तो झुर्रीदार होंगे, दोनों स्मॉल आर हैं, और उसमें पीले बीज जो हैं वो पाए जाएंगे। तो यानी झुर्रीदार और पीले बीज हमें कितने मिले, 3। और लास्ट जो बच गया उसमें देखें आप, कोई भी कैपिटल जीन नहीं है, दोनों ही स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसका मतलब ये झुर्रीदार और हरे रंग के बीज जो है ये देगा। तो ये कितने बने बच्चों, 1। तो हमारी जो रेशो आ गई वो क्या आ गई, 9:3:3:1। इसे हम बोलते हैं मेंडल्स डाईहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशो। तो बच्चों जो रेशो है वो कितनी आई, 9:3:3:1। ये रेशो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1 नंबर में क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 रेशो जो है वो क्या आती है, इट इज़ 9:3:3:1। तो आइए देखते हैं हमने क्या लिया, गोल और हरे बीज वाले को क्रॉस किया किसके साथ, झुर्रीदार और पीले बीज वालों के साथ। क्या बने सभी, गोल और पीले बीज। और उनकी जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन सब निषेचन करवाया तो 9 पौधे बने जिसमें गोल और पीले बीज थे, 3 बने जिसमें गोल और हरे बीज थे, 3 ऐसे बने जिसमें झुर्रीदार और पीले बीज थे, और एक पौधा ऐसा बना जिसमें झुर्रीदार और हरे बीज थे। यानी हमारी जो रेशो आई, अनुपात आया, वो कितना आया, 9:3:3:1। तो इसके बेस पे बच्चों मेंडल ने एक नियम दिया था जिसे हम बोलते हैं स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसमें देखो बच्चों, आपने देखा कि जो 2 लक्षणों को जब हमने एक साथ स्टडी किया तो हमारी जो रेशो आई, जो हमारा अनुपात आया, वो कितना आया, 9:3:3 और 1। यही आया ना बच्चों, फिनोटिपिक रेशो हम बोलते हैं। हमने कहा कि जो रेशो हमारी आई वो कितनी आई, 9:3:3:1। अगर हम इसमें एक टाइम में एक ही कैरेक्टर लें, आप सिर्फ इसमें देखो येलो और
ग्रीन यानी पीले और हरे की रेशियो देखो, पीले कितने हैं 9 ये हैं और 3 ये हैं। पीले कितने हैं 9 ये हैं और 3 ये हैं, तो कितने हो गए पीले टोटल 12 हो गए। और हरे कितने हैं 3 और 1 4, तो हरे कितने आ गए हमारे पास 4। तो अनुपात क्या आया दोनों का, दोनों का अनुपात आया 3:1। क्या अनुपात आया 3:1 रेशो। इसी तरह से आप सिर्फ गोल और झुर्रीदार की बात करें तो गोल कितने हैं इसमें, गोल हैं बच्चों ये 9 और ये 3, ये 9 और 3 ये गोल हैं, जबकि ये 3 और 1 जो है ये झुर्रीदार हैं। यानी 12 गोल पौधे मिले हमें गोल सीड वाले और 4 जो हैं वो झुर्रीदार वाले। यानी यहाँ भी अनुपात कितना आया 3:1। और अगर बच्चों आपको याद है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमारा जो अनुपात आता है वो कितना आता है 3:1। तो यहाँ देखो हमने एक ही लक्षण लिया तो अनुपात कितना आया 3:1। और इसी तरह से यहाँ भी हमने जब पीला और हरा एक ही लक्षण लिया, सिर्फ रंग लिया, तो भी यहाँ पे अनुपात कितना आया 3:1 आया। तो अगर हम इन दोनों 3:1 और 3:1 को गुणा करें तो कितना आ जाता है 9 3 3 1। देखो बच्चों हमने जब दोनों सीड्स को, दोनों तरह के दो करेक्टर्स को डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक साथ पढ़ा, तब भी हम यही देख रहे हैं कि अलग अलग करेक्टर का जो रेशो है वो फिर भी 3:1 ही रहा अगर हम सिंगल करवाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक करेक्टर के जो जीन्स हैं वो दूसरे करेक्टर के जीन्स के साथ इंटरफियर नहीं करते, वो स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से और स्वतंत्र रूप से ही युग्मकों में जाते हैं। तो ये बच्चों आपने ध्यान रखना है। तो इस लॉ में मेंडल ने क्या कहा कि अगर 2 या अधिक अलील किसी के प्रेजेंट हैं तो वो युग्मकों में जब जाएंगे तो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक में जो गया है तो दूसरे में भी वही उसी का ही जाना चाहिए। मान लो एक में डोमिनेंट कैपिटल आर गया है तो दूसरे में ज़रूरी नहीं है कैपिटल आर ही जाए, उसके साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है, स्मॉल वाई भी जा सकता है। तो गैमीट फॉर्मेशन का कैसे बनते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे बच्चों अभी मैंने बताया कि सपोज़ आपके पास ये कंडीशन आ जाती है और आपको युग्मक बनाने हैं, क्योंकि जब तक युग्मक नहीं बना पाओगे तो आप क्रॉस परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपको बताया कि एक पेयर में से एक ही जीन लेना है। जैसे यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए है, इनमें से एक आएगा और कैपिटल बी स्मॉल बी में से एक आएगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं कैपिटल ए लेता हूँ तो अब कैपिटल ए इधर से इस पेयर से मैंने कैपिटल ए ले लिया, तो स्वतंत्रता का नियम यही कहता है कि यहाँ से ज़रूरी नहीं है कि हमने कैपिटल ए लिया है तो यहाँ से भी कैपिटल बी ही आए। स्वतंत्रता का नियम का मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंट है, ये वाला पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट है। इससे ए के साथ कैपिटल बी भी आ सकता है और उसका दूसरा जो है स्मॉल बी भी आ सकता है। तो यहाँ जो गैमीट बनेंगे देखो वो कौन से बने, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी। और ये इसी तरह से अगर हम यहाँ से स्मॉल ए लेते हैं तो उसके साथ भी या तो कैपिटल बी आएगा और या स्मॉल बी आएगा। तो 4 तरह के गैमीट यहाँ पे बनेंगे। दूसरा एग्जांपल है बेटा कैपिटल ए और कैपिटल स्मॉल बी और स्मॉल बी। अब इसमें देखो कि इन दोनों में से ए और ए में से या तो कैपिटल ए आएगा या कैपिटल बी, लेकिन इधर से अगर हम लें तो यहाँ तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, कौन सा आएगा स्मॉल बी ही आएगा यहाँ से। तो कैपिटल ए के साथ या तो स्मॉल बी आएगा या स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। तो 2 ही तरह के गैमीट यहाँ पे संभावित हैं। कैपिटल ए के साथ देखो ए तो आ ही नहीं सकता, बी में से लेना है और बी इसके पास सिर्फ कौन सा स्मॉल बी। तो एक बार कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी और एक बार स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। तीसरा एग्जांपल है बेटा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब यहाँ से तो सिर्फ स्मॉल ए ही आ सकता है। अब स्मॉल ए के साथ इधर से अगर हम देखें तो कैपिटल बी जो है वो भी आ सकता है या स्मॉल ए के साथ उधर दूसरा स्मॉल बी भी आ सकता है। तो यहाँ भी 2 तरह के ही गैमीट बनेंगे। और इस एग्जांपल में आप देखें यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ से तो कैपिटल ए ही आना है और उसके साथ कौन सा आ सकता है, या तो कैपिटल बी या स्मॉल बी। तो एक बार कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी लिख दें और एक बार कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी लिख दें। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है
कि कितने आप गैमीट यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। अब हमारे अंदर टोटल हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारी कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 जोड़े 23 पेयर जो हैं वो क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं। और इन 23 क्रोमोसोम्स जो हैं उनमें से 2 क्रोमोसोम ऐसे हैं जो हमारे सेक्स को डिटरमिन करते हैं, और जो 2 क्रोमोसोम हमारे सेक्स को डिटर्मिनेशन करते हैं यानी हमारे लिंग को निर्धारित करते हैं, उनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहेंगे इनको हम? सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ये बच्चों 2 क्रोमोसोम ऐसे हैं 46 में से जो हमारे सेक्स को निर्धारित करते हैं, इनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। और बाकी जो 44 बच गए ये वाले, इनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। तो समझ आ गया बच्चों, 46 क्रोमोसोम्स है टोटल हमारे अंदर, जिनमें से 2 क्रोमोसोम हमारे सेक्स को, हमारे लिंग का निर्धारण करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, उन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहेंगे, और बाकियों को हम ऑटोसोम्स कहेंगे। तो ये 44 जो इसमें दिखा रखे हैं, ये 44 क्या हैं? ऑटोसोम्स, जबकि ये 2 जो हैं ये क्या हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ह्यूमन बींग्स की हम बात करें, हमारे अंदर 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स और एक वाई, एक एक्स और एक वाई। तो बच्चों क्या होता है कि जो मेल है, मेल में जो 2 सेक्स क्रोमोसोम, हमने कहा कि हमारे सेल्स में, हमारी कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें 44 तो ऑटोसोम्स हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम हैं। तो मेल्स में जो 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक एक्स होता है और एक वाई होता है, जबकि फीमेल में जो 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी फीमेल में दोनों क्रोमोसोम कौन से हैं? एक्स, जबकि मेल में जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो एक एक्स होता है और एक वाई। तो क्या होगा कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, जब युग्मक बनते हैं, तो मेल्स में 2 तरह के शुक्राणु या स्पर्म्स बनेंगे, क्योंकि अभी आपको बताया कि एक्स और वाई एक साथ नहीं आएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का हमने नियम पढ़ा, तो हमने क्या कहा कि इन दोनों में से गैमीट में एक ही जीन जाएगा, एक ही क्रोमोसोम जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ शुक्राणु ऐसे होंगे जिसमें सेक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स वाला जाएगा, और कुछ ऐसे होंगे जिसमें वाई वाला जो है वो क्रोमोसोम जाएगा। तो यानी 2 तरह के शुक्राणु जो है वो मेल प्रोड्यूस करता है, या तो एक्स क्रोमोसोम होगा उसमें, या कुछ शुक्राणुओं में वाई क्रोमोसोम होगा। लेकिन फीमेल में क्या है बच्चों, क्योंकि दोनों ही एक्स जो हैं वो प्रेजेंट है क्रोमोसोम, तो यहाँ जितने भी अंडाणु या एग बनेंगे सभी में एक्स क्रोमोसोम ही होगा। तो इसका मतलब जो ह्यूमन फीमेल है वो एक ही तरह के क्रोमोसोम बनाए, एक ही तरह के अंडाणु बनाएगी जिनमें सभी में एक्स क्रोमोसोम होगा, जबकि जो मेल है वो 2 तरह के स्पर्म्स बनाएगा, शुक्राणु बनाएगा। कुछ जो है आधे ऐसे होंगे जिनमें एक्स क्रोमोसोम होगा और आधे ऐसे होंगे जिनमें वाई। अब अगर निषेचन होता है एग से, तो देखो एक्स ही आना है, और अगर यहाँ से वाई क्रोमोसोम आता है, शुक्राणु वाई वाला, और एग के साथ वो फर्टिलाइज कर जाता है, तो जो जाइगोट बनेगा वो एक्स वाई बनेगा, और उससे जो आगे एम्ब्रियो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? मेल होगा, यानी वो लड़का होगा। और अगर एक्स वाला शुक्राणु जो है वो एक्स वाले एग से फर्टिलाइज कर जाता है, तो वहाँ से जो एम्ब्रियो बनेगा वो क्या होगा? वो लड़की होगी। तो यानी लड़का होगा या लड़की होगी वो कब पता चलता है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के टाइम हमें पता चलेगा कि अगर वाई के साथ फर्टिलाइजेशन हुई है, शुक्राणु वाई है तो लड़का होगा, और एक्स है तो लड़की होगी। इसका मतलब बच्चों कि जो लिंग निर्धारण है वो फीमेल पे डिपेंड नहीं करता, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार कौन है? वो मेल है, क्योंकि शुक्राणु मेल का डिसाइड करेगा कि एक्स शुक्राणु आ रहा है तो लड़की होगी, वाई शुक्राणु आ रहा है तो लड़का होगा। तो देखिए फादर क्या है? एक्स वाई, फीमेल क्या है? एक्स एक्स। अगर एक्स और एक्स की फर्टिलाइजेशन हो गई तो क्या होगा? लड़की होगी, और एक्स और वाई की फर्टिलाइजेशन हो गई तो क्या होगा? लड़का होगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? एक्स एक्स और एक्स वाई। कुछ एनिमल्स में बच्चों जो लिंग निर्धारण है
वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, वातावरण पे डिपेंड करता है। इसमें मैं दो एग्जांपल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक यहाँ पे आपको मैंने क्रोकोडाइल्स का दिखाया है। अब क्रोकोडाइल्स में क्या होता है, क्रोकोडाइल्स में जो एग है, आपने देखा होगा कि एग जो एनिमल्स हैं जो एग ले करते हैं, जो अंडे देते हैं जो एनिमल्स, उन एनिमल्स में क्या होता है, वो एनिमल क्या करते हैं बच्चों कि वो अपने एग को इनक्यूबेट करते हैं, यानी उसको हीट करते हैं। आपने मुर्गी का देखा होगा कि मुर्गी अंडे देने के बाद उस पर कुछ देर बैठ के उसको हीट देती है, उसको इनक्यूबेशन बोलते हैं। तो इनक्यूबेशन के टाइम कितना तापमान, कितना टेम्परेचर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि मेल प्रोड्यूस होगा या फीमेल। क्रोमोसोम का यहाँ कोई रोल नहीं है। जैसे क्रोकोडाइल्स में है, अगर तापमान इंक्यूबेशन के टाइम 30 से कम है, कितने से बच्चों, 30 डिग्री सेल्सियस से अगर तापमान कम है तो इसका मतलब मेल प्रोड्यूस होंगे। कम है तो कौन से ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होंगे, मेल बनेंगे, ठीक है। और अगर जो है टेम्परेचर 30 से ज़्यादा है इंक्यूबेशन के टाइम में, तो जो है वो क्या प्रोड्यूस होंगी, फीमेल्स प्रोड्यूस होंगी। तो बच्चों क्रोकोडाइल्स में, मगरमच्छ में जो है इंक्यूबेशन का जो तापमान है वो निर्धारित कर रहा है कि लड़का होगा या लड़की। उन अंडों से जो मगरमच्छ पैदा होंगे वो मेल होंगे, फीमेल होंगे। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है तापमान पे, कि तापमान कम है तो क्या प्रोड्यूस होंगे, मेल्स, और तापमान ज़्यादा है तो क्या होंगे, फीमेल्स। इसी तरह से टेम्परेचर डिपेंडेंट है टर्टल्स के अंदर। टर्टल्स बच्चों को कछुए जैसे ही होते हैं लेकिन पानी में पाए जाते हैं। इसमें देखिए आप यहाँ दिखा रखा है कि इंक्यूबेशन का टेम्परेचर अगर 28 डिग्री सेल्सियस से कम है तो देखो क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेल। अगर 32 डिग्री से ज़्यादा है तो क्या प्रोड्यूस हो रही हैं, फीमेल्स। और 28 से 32 डिग्री के बीच तापमान है तो लगभग मेल और फीमेल इक्वल रेशो में, 50-50 रेशो में प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर रहे हैं, लिंग निर्धारण नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है, टेम्परेचर जो है वो लिंग निर्धारण कर रहा है। तो बच्चों आज की हमने क्या पढ़ा, समरी क्या है, उसका सारांश है। हमने पढ़ा डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, कैसे इसे परफॉर्म किया जाता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें युग्मक किस तरह से बनाने हैं, मेंडल ने स्वतंत्र वर्गीकरण का जो नियम दिया उसको हमने पढ़ा, और जीवों में लिंग निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू।